Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Applied Statistics. I am Ambar Asghar, lecturer in Virtual University of Pakistan. Dear students, मैं आपको इस कोर्स में Applied Statistics में खुशामदीद कहती हूँ। इस कोर्स का जो टाइटल है आप उसको देखें, Applied Statistics है। इसके मीनिंग्स को पहले समझना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the collection, organization, analysis and interpretation of numerical data. स्टैट्स जो है वो क्या करती है, न्यूमेरिकल डाटा की इंटरप्रिटेशंस करती है। जब हम ये वर्ड कहते हैं कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, तो आप अपने कोर्स को समझें कि इसमें किस चीज़ को डिफ़ाइन किया जा रहा है। हम जो इस चीज़ में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अपोज्ड टू द स्टडी ऑफ इट्स थ्योरेटिकल बेसिस। बाय डेफिनेशन हम इस तरह से अप्लाइड स्टैटिस्टिक को डिफाइन करेंगे। कोर्स कंटेंट्स हैं आपके पास। इस कोर्स को मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है: इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, जब हम इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंडेक्स नंबर जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये इंडेक्स नंबर इज़ अ प्रोसेस डेट इज़ मच इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कह देते हैं कि चेंज आ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, प्रोडक्शन में, ट्रेंड्स में, इनकम में। ये सारे जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही होती हैं, या हम किसके थ्रू चेक कर रहे होते हैं? हम इंडेक्स नंबर के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। इंडेक्स नंबर को समझने के लिए आप ये अपने माइंड में रखें कि जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा होता है, या हमारी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज में उसकी हमने ग्रोथ चेक करनी है कि वो ठीक है या नहीं, ट्रेंड्स चेक करना चाहते हैं, तो वी गो फॉर इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने इधर मेंशन किया है, जैसे है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स and sensitivity price index. Then in the second section we will learn introduction to time series. टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसको आपको इंट्रोडक्शन इसका कराया जाएगा। जिस तरह से हमें इंडेक्स नंबर ये बता रहा होता है कि हम ये देखें कि ईयर टू ईयर जो है प्राइसेस में या ग्रोथ रेट में या किसी चीज़ में भी किस तरह से चेंज आ रहा है, इसी तरह से टाइम सीरीज भी टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन है। देन है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो टाइम सीरीज के हैं, उनको स्टडी करते हुए हम देखेंगे कि टाइम सीरीज किस तरह से प्रैक्टिकली हमारी हेल्प करता है। देन टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन है, डी ट्रेंडिंग किस तरह से की जाएगी डाटा की, एंड डी पर्सनलाइजेशन ऑफ डाटा किस तरह से किया जाएगा। ये सब कुछ हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द थर्ड सेक्शन इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आप ये देखें कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है। हमारे पास जो बर्थ रेट और डेथ रेट होते हैं, या पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा उठा लें, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा उठा लें, तो मेनली ये इन्हीं चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हमने चेक करना है, या किसी कंट्री की बर्थ और डेथ रेट को चेक करना है, तो ये सारा डाटा जो है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वाइटल में हम मेनली इन्हीं चीज़ों को रीड आउट करेंगे। देन रेट्स एंड रेशियोज को पढ़ा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स एंड वाइटल रेशियोज, कि इसको फिर क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है, जो वाइटल रेट्स और वाइटल रेशियोज होती हैं। चंद एक रिकमेंडेड बुक्स हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आप ये देखें कि एक आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की, शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की ये बुक है, इसको हम पढ़ेंगे। और एक जो है स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड मेथड्स, ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं इजीली, आप ये बुक्स परचेज भी कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Applied Statistics, lecture number 1. In this lecture we will study index number, selection of base period, fixed base method, chain based method, and selection of average. Index numbers.
अब हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर को किस तरह से डिफाइन किया गया है। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम इंडेक्स नंबर में ये चेक करते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जो चेंजेस आ रही हैं टाइम के हिसाब से, हम ये देखेंगे कि सपोज करें कि एक साल में, दूसरे साल में, फिर उसके बाद तीसरे साल में वो क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको जो हम चेक करते हैं कि कितनी चेंजेस आ रही हैं, वो इंडेक्स नंबर के थ्रू चेक किया जाता है। इंडेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि एन इंडेक्स नंबर इज अ नंबर दैट मेजर्स द चेंज इन अ वेरिएबल ओवर टाइम। और क्लासिकल डेफिनेशन इंडेक्स नंबर की डिफाइन की गई है। The classical definition of an index number is provided by the English economist F.Y. Edgeworth, who states that an index number is a quantity which shows by its variation the change over time. देखिए, this is the important thing कि हम कह रहे हैं changes किसके थ्रू हम चेक करेंगे, over time, the changes over time, or space of a magnitude which is not subject either of accurate measurement in itself or of direct valuation in practice. Index number को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Post at a cup of coffee in a particular coffee cost ₹35 in 2002. In 2012, an identical cup of coffee cost ₹50. How has the price changed from 2002 to 2012? अब हमने ये देखना है कि प्राइसेस में कितना चेंज आया है 2002 से 12 के दरमियान में। इंडेक्स नंबर की जो डेफिनेशन अभी अभी बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली ये एग्जांपल है कि हम इंडेक्स नंबर में यही देख रहे होते हैं कि रिलेटिव चेंज कितना आ रहा है प्राइसेस में या क्वांटिटीज में, या हम वैल्यूड इंडेक्स नंबर आगे पढ़ेंगे जाके, तो उनमें सारा हम चेंजेस देख रहे हैं कि किस तरह से टाइम के अकॉर्डिंगली हम चेंजेस देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर हम इसको एक और एग्जांपल से यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे पास है ऑरेंजेस, ठीक है, तो ऑरेंजेस अगर हम लें तो ऑरेंजेस जो फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट वीक में जो ऑरेंजेस की प्राइस अगर सपोज करें वो है 80 रुपीज है, ठीक है, फर्स्ट वीक में। उसके बाद कहीं जाके सेकेंड वीक में वो 60 रुपीज हो गई है, इसके बाद वो और डाउन होके 50 रुपीज हो गई है, फिर जब जैसे ही सीजन आउट होने लगता है तो थोड़ी सी प्राइसेस फिर इंक्रीज हो जाती हैं, 70 रुपीज हो गई हैं। तो इससे क्या पता चला कि इस तरह से हमारे पास जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि इस तरह से इसका इंडेक्स नंबर शो हो रहा है। तो अब हमने देखना क्या है कि हम ये देखें कि वीक 1 में, फिर सेकेंड वीक में कितना चेंज आया, थर्ड वीक में कितना चेंज आया है, और इस तरह फोर्थ वीक में कितना चेंज आया है। ठीक है, आप वीक कह लें, मंथ्स कह लें, किस तरह से ये चेंज आ रहा है ऑरेंजेस की प्राइसेस में। तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम सबसे पहले वीक वाली प्राइस को बाकी प्राइसेस से कंपेयर करेंगे, या इसी तरह से अगर हम नहीं करना चाहते फर्स्ट वीक को तो सेकंड को बाकियों से कंपेयर, इंडेक्स नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी कि इसमें क्या चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। द यूजुअल मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इंडेक्स नंबर of wholesale prices involves the following steps. There are mainly 4 steps are included for the construction of index number. Selection of commodities to be included, their number and their quotation. Selection of the base period and calculation of price relatives. Selection of average to be used and selection of appropriate rates. इनको in detail बाद में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस लिए और किस तरह से इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, के कमोडिटीज को किस तरह से सिलेक्ट किया है। नो मेनली देयर आर 2 पॉइंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, अ रीजनेबल नंबर of commodities on the basis of their evaluated importance should be used. While deciding on their number, the commodities to be selected must be taken as representative of the tastes, habits, and requirements of the people concerned, unlikely to vary in quality or grade. Compare. किस तरह से हम commodities की selection करते हैं, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कमोडिटीज को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, के बेस पीरियड को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। हमारे पास 2 मेथड्स हैं बेस पीरियड को सेलेक्ट करने के लिए, चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड। नोटेशंस, अब जो नोटेशंस हम यूज करेंगे इंडेक्स नंबर के लिए, PT equals to prices, P represents for the prices and T represent for time,
Q represents for quantities and T represents for time. Real quantities purchases for a vector of quantities at time t. हमारे पास 2 periods होते हैं. Base period equals to t naught and current period equals to t1. Sometimes हम current period को tn से भी denote करते हैं कि t equals to n हम लिखते हैं current period के लिए भी. नेक्स्ट है फिक्स बेस मेथड. फिक्स बेस मेथड को किस तरह से डिफाइन किया गया है? A fixed base method is one in which a particular year is generally chosen as the base period that remains unchanged during the lifetime of the index. जो इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस मेथड है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि अनचेंज्ड ड्यूरेशन है, अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कि जो बेस पीरियड है वो अनचेंज रहता है. इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल है, सपोज दैट अ कप ऑफ कॉफी इन अ पर्टिकुलर कैफे कॉस्ट ₹35 in 2002. In 2012 an identical cup of coffee cost ₹50. How has the price changed from 2002 to 2012? इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि इंडेक्स नंबर क्या हमें बताता है कि पिछले सालों के साथ करंट ईयर को कंपेयर करते हुए हम ये देखते हैं कि प्राइसेस में या क्वांटिटीज में क्या चेंज आ रहा है. तो इसमें जो बेस पीरियड है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? बेस पीरियड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर करेंगे उसको हम बेस पीरियड कहेंगे. द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 2002 विच वी वर चोजन टू कंपेयर अगेंस्ट इज कॉल्ड द बेस पीरियड. रिलेटिव प्राइस है. अ रिलेटिव प्राइस एक्सप्रेस द price of a commodity in a given year as a fraction of the price in the base year. It is multiplied by 100 to make it a percentage. Price relative का ये फार्मूला है Pn divided by P naught. N represents for the current year जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, and P naught represent for the prices of the base year. Multiply by 100. कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वही एग्जाम्पल है जो कि अभी मैंने आपको बताई है, और इस एग्जाम्पल में किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बेस पीरियड क्या लेंगे और करंट पीरियड क्या लेंगे. जब भी हमारे पास बेस पीरियड अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही वाला बेस पीरियड लेंगे. अगर क्वेश्चन में बेस पीरियड गिवन नहीं है तो आप जो पहले वाला ईयर है उसको आप एज ए बेस लेंगे. इधर है द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 2002 विच वर चोजन टू कंपेयर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 2002 से 2012 तक की प्राइसेस में देखना है कि क्या चेंज आया है. तो 2002 एज ए बेस पीरियड लेंगे विच हैव बीन चोजन टू कंपेयर अगेंस्ट इज कॉल्ड द बेस पीरियड. पी नॉट हमारे पास 35 आ गया, पी एन 50 हो गया, जिस ईयर के लिए हमने कंपेयर करना है. 2012 में जो कॉफी की प्राइस है वो 50 है, इसलिए दिस इज Pn. 50 is the Pn. Then the price relative Pn divided by P naught multiplied by 100 जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है. 50 divided by 35 multiplied by 100 that comes out to be 142%. जो भी चेंज आएंगी इनको परसेंटेजेस में लिखते हैं. क्योंकि हम इंडेक्स नंबर में बेस पीरियड को एज ए 100 कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 2002 से 2012 में जो चेंज आया वो कितना आया है कि 142 माइनस 100 इक्वल्स टू. हम प्राइस रिलेटिव के मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल में देखिए क्या है. फाइंड द प्राइस रिलेटिव फॉर ईच ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी यूजिंग 1999 एज अ बेस एंड 205 एज बेस. अब ये देखें हमारे पास ईयर्स गिवन है 1999, 2000, 2001, 2002 एंड अप टू सो ऑन 2008 तक. और इसी तरह से किसी कमोडिटी की रिटेल प्राइसेस हमारे पास गिवन है जो कि 1999 में 16 है, देन 2002 में 18 है, 2001 में फिर 18 ही रही है और 2002 में 20 एंड अप टू सो ऑन इंक्रीज होके 2008 में 150 हो गई है. इस एग्जांपल को प्राइस रिलेटिव के मेथड से सॉल्व करना है. देखिए अब हमारे पास प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला है. प्राइस रिलेटिव इक्वल्स टू Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100. 1999 को एज बेस लेना है, यानी हमारे पास ये 1999 में जो रिटेल प्राइस है वो 16 है और इसको एज ए बेस ईयर लेते हुए हमने प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं. यानी 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100. आप ये देखें कि यहाँ पे Pn है वो 16 है और P नॉट भी हमारे पास 16 है. जब हम ये लेंगे 2000 तो 18 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो अब हमारे पास करंट ईयर 18 हो गया और जो बेस ईयर है वो 16 ही रहा. क्योंकि आपको पता है कि फिक्स बेस मेथड में बेस पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा,
जो गिवन ईयर उन्होंने हमें बताया है क्वेश्चन में कि इस ईयर को लेके एज अ बेस आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं, वो आपका बेस पीरियड होगा और वो सेम रहेगा फॉर ऑल पीरियड्स। 112.5 एंड देन अगेन 112.5 आ जाएगा। जब हम 20 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, देन 143.8। आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखें। 156.3, 250, 437.5 एंड 562.937.5। आप देखें कि 2008 में 150 थी हमारे पास, करंट ईयर 150 था और जो बेस ईयर जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो 1999 है और जिसकी वैल्यू जो है वो 16 है। यानी 150 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स कम आउट 937.5। नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास उसमें हमारे पास है 2005 को एज बेस लेना है आप, यानी ये है आपके पास 2005 और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 40। इसको एज बेस लेना है। अब हम क्या करेंगे कि 16 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से आपके पास जो है बेस ईयर चेंज होगा तो आपका पी नॉट चेंज हो जाएगा, करंट ईयर अकॉर्डिंगली रहेगा। जिस ईयर में आप सॉल्व कर रहे हो प्राइस रिलेटिव की वैल्यू उसको आप करंट ईयर कहेंगे। करंट ईयर आपके पास अगर 2008 या 2007 हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप बेस पीरियड लें। देखिए अब इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू आ जाएगा 40। देन हम करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 40। अब 40 जो है वो बेस रहेगा सब ईयर्स के लिए और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 45। देन आप सॉल्व करेंगे फिर 45 ही आ जाएगी। देन 50। अपने कैलकुलेटर्स पे इसको सॉल्व करके देखें तो यही वैल्यूज आपके पास आएंगी। पेपर में आपको क्वेश्चन किसी और ईयर के साथ भी पूछा जा सकता है कि उसको एज बेस लेके आप प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करें। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। द लास्ट वैल्यू इज 375। लास्ट वैल्यू में आपने क्या किया 150 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स कम्स आउट 375। चेन बेस मेथड। आइए अब हम चेन बेस मेथड को देखते हैं। ये मेथड फिक्स बेस मेथड से डिफरेंट है। फिक्स बेस मेथड में जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हम एक ही ईयर को फिक्स करते हुए हर ईयर को कंपेयर करते हैं और हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट कर देते हैं। चेन बेस मेथड इससे डिफरेंट है और वो इस तरह से है। अ चेन बेस मेथड इज वन इन विच द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स्ड but moves with the given year. For example, for 2008, 2007 will be the base. For 2007, 2006 will be the base and so on. देखें वही लास्ट टाइम की वाली एग्जांपल है। इसमें मैंने दोबारा इधर इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये हम सपोज करें कि एक जो कप ऑफ कॉफी है इन अ पर्टिकुलर कैफे कॉस्ट ₹35 in 2002. In 2012, an identical cup of coffee cost ₹50 and then in 2014, an identical कप ऑफ कॉफी कॉस्ट ₹60। अगर हम हर साल को भी देखें यानी हम 2002 से लेके 2014 तक हर साल में कॉफी की प्राइसेस देखें तो उनमें चेंज आ रहा होगा प्राइसेस में। अब हमने ये देखना है कि वो कितना चेंज आ रहा है, यानी सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि 2014 में जो चेंज है 2013 में जो चेंज है उससे कितना रिलेटिव चेंज आया है। चेन बेस मेथड को सॉल्व करने के लिए जो एक मेथड यूज करेंगे उसको हम कहेंगे लिंक रिलेटिव मेथड। द लिंक रिलेटिव मेथड इज डिफाइंड as the relatives are computed with the immediately preceding year as the base and such relatives are called link relatives. Link relative का क्या फार्मूला है Pn divided by Pn minus 1 multiplied by 100। Pn जो है आपका करंट ईयर है और Pn-1 ये है करंट ईयर से पिछला वाला ईयर, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे होंगे। आप ये देखें कि जब हमने फिक्स बेस मेथड को सीखा था तो उसमें हमने ये सीखा था कि फिक्स बेस मेथड के लिए तमाम जितने भी हमने ईयर्स उनको कंपेयर करना है उसमें एक ही बेस पीरियड रहेगा, यानी हमारे पास बेस पीरियड फिक्स होगा तो हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करते थे। चेन बेस मेथड में हम ये कर रहे हैं कि हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। चेन बेस मेथड को सॉल्व करने के लिए प्राइस रिलेटिव मेथड को यूज नहीं किया जाता। लिंक रिलेटिव मेथड में इस तरह से किया जाता है, हर साल को पिछले वाले साल के साथ कंपेयर करके बताया जाता है कि कितनी रिलेटिव चेंज आया है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखें एक ये छोटी सी एग्जांपल है कि किसी कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो हमारे पास गिवन है। 2006 में जो है वो 50 है, 2007 में 60 है, देन 2008 में हमारे पास 65 है। तो हम इसको जब लिंक रिलेटिव के मेथड से करेंगे तो किस तरह से कंपेयर करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास वही आ जाएगी कि 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 100।
ठीक है जी। उसके बाद हम 60 को 50 के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम 50 को बेस नहीं लेंगे, ना हम 50 को बेस लेंगे ना 60 को लेंगे, बल्कि कि हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लिंक रिलेटिव्स का फॉर्मूला आप देख लें कि क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है, इक्वल्स टू है Pn डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम 60 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। आप ये देखिए कि हम 65 को 60 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सही है, हम 65 को 50 के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि 60 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 50 के साथ कंपेयर कर रहे होते तो इट्स मींस कि हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन प्राइस रिलेटिव्स हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हम फिक्स बेस मेथड यूज कर रहे होंगे। जब हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, इट्स मीन वी आर यूजिंग चेन बेस मेथड। इसका आंसर आएगा 108। ओके, देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। द प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 3 कमोडिटीज आर गिवन बिलो। हमारे पास ईयर्स गिवन है, ईयर्स है 1934 से 1939 तक। कमोडिटीज हैं ए, बी एंड सी। कोई भी कमोडिटी हो सकती है। इसमें ये एक चीज नोट करें कि आपके पास प्राइस रिलेटिव ऑफ कमोडिटीज गिवन है, यानी ये फिक्स बेस मेथड को यूज करते हुए प्राइस रिलेटिव्स जो है फाइंड आउट करके ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेट प्राइसेस गिवन नहीं है कमोडिटीज की, बल्कि के प्राइस रिलेटिव्स गिवन है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि इन सब में 100 आ रहा है। अभी लास्ट एग्जांपल में किया था कि 1999 को एज बेस लेते हैं तो उसमें पहली वैल्यू 100 आती थी। इसमें जो है पहली वैल्यू 1934 के लिए 100 आ रही है, यानी इस टेबल में हमें प्राइस रिलेटिव्स ऑलरेडी गिवन है, इनसे हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए अब हम किस तरह से लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जाहिर है कि वो यही है, हमारे पास 100 है कमोडिटी ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वैल्यू वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 105। देखिए जब 105 को करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 105 को डिवाइड करेंगे 100 से, कि हमारे पास यही है ना, 100 ही आ रहा है ना लास्ट ईयर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वही आ जाएगी 97 एंड 121। उसके बाद जब 1936 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 110। 110 डिवाइडेड बाय करेंगे 105 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारे पास आ जाएगा 104.8। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम इसके लिए करेंगे, यहाँ क्या वैल्यू है 94 है, डिवाइडेड बाय करेंगे 97 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 96.9। सही है। इसी तरह हम इसके लिए करेंगे, ये है 125 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास 103.3। आप ये देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो थी 105 थी, फिर कमोडिटी बी के लिए 97 थी और कमोडिटी सी के लिए 121 थी। आप ये वैल्यूज यहाँ से देख रहे हैं, ये देखें 105, 97 एंड 121। ठीक है। 36 के लिए लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास वैल्यूज हैं 110, 94 एंड 125, और उसके बाद जो है वो है 115, 100, 130। ठीक है जी। यानी आप क्या करेंगे 1937 के लिए कि 115 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 100 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100, देन फॉर कमोडिटी सी 130 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास ये वाला लिंक रिलेटिव निकल आएगा फॉर 1937 के लिए, फॉर कमोडिटी ए, बी एंड सी, एंड अप टू सो ऑन आप यही मेथड सारा यूज करेंगे। यानी जब 1939 के लिए करेंगे तो 120 को आप किसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, यानी आप करेंगे कि 120 को इसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। जब आपने ये करना है तो इसको इसके साथ करना है, यानी ये बेस हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है कि लिंक रिलेटिव में सिर्फ यही डिफरेंस है जो कि प्राइस रिलेटिव में हम फिक्स कर लेते हैं अपने बेस ईयर को, लेकिन लिंक रिलेटिव में हम प्रीसीडिंग ईयर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह कमोडिटी ए और बी और सी के लिए हम करेंगे। देखिए अब हम इधर वैल्यूज लिख सकते हैं इनको। फॉर ईयर 1937 हमारे पास क्या आ जाएगा 104.5 एंड देन 106.4, 104.0, एंड देन 1938 के लिए हम कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 100,
99.0 एंड 98.5। और अब 9039 के लिए क्या करेंगे कि 9039 में जो प्राइस है उसको 9038 के प्राइस के साथ कंपेयर करते हुए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड देन 101.6, 6.1, 101.6। सिलेक्शन ऑफ एवरेज, कि हम एवरेजेस को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू गेट अ सिंगल इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर। फॉर दिस पर्पस एनी ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस मे बी यूज्ड। यहाँ थोड़ा सा एवरेजेस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे। आप ये देखें कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है। अरिथमेटिक मीन आपको पता है कि सिंपल हम उसे एवरेज भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से जो है डिनोट करते हैं और इक्वल्स टू लिखते हैं सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम किस तरह से कहते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास उन सबको सम कर लेते हैं और नंबर जितनी वैल्यूज हैं डाटा में उनके साथ डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक इस तरह का डाटा है कि हमारे पास 2 है प्लस 4 प्लस सम का मतलब यही है कि आप इस सम को मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। सपोज कर लें आपके पास डाटा में 2, 4, 6, 8 ये 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, और इसका हमने मीन फाइंड आउट करना है। एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। डिवाइडेड बाय 4 आएगा ना आपके पास, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं। तो इसको काउंट करके आप लिखें कि आपके पास क्या आएगा। कैलकुलेटर पे देखें, +4 +6 +8 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4 5। तो आपके पास एवरेज क्या निकल आई, 5 आ गई आपके पास एवरेज, ठीक है जी। मीडियन इसी तरह से देख लें। मीडियन क्या होता है, अरेंज करते हैं हम डाटा को और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं कि वो हमारे पास मीडियन है। मिडल वैल्यू जो है उसको मीडियन कहा जाता है, सही है। द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी एक एवरेज है और ज्योमेट्रिक मीन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन जो है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स है। इसको किस तरह से कहेंगे कि इससे आप ये समझेंगे, ऊपर वाली एग्जांपल ही देख लें कि आपके पास 2, 4, 6, 8 डाटा में है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे तो कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ nth रूट लिखना है आपने, यानी आप इस तरह से इसको लिखेंगे और इसका रूट ऊपर लगा लेते हैं। 1 बाय क्या आ जाएगा आपके पास, n आपके पास क्या है 4। वैसे अगर आप जर्नल लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 मल्टीप्लाई बाय x2 एंड अप टू सो ऑन। अगर ये xn तक है तो इसका nth रूट हम ले लेते हैं, तो इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सिचुएशन किस तरह की है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी एवरेजेस को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम किस तरह से अप्रोप्रिएट वेट्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। हमेशा इस तरह से नहीं होता कि सिर्फ हमें प्राइजेस ही गिवन हों और हम कंपेयर कर रहे हों। समटाइम्स उनके वेट्स भी, कमोडिटी के वेट्स भी आगे गिवन होते हैं और उनकी प्राइसेस भी गिवन होती हैं। दोनों तरह से उन्हें कंपेयर किया जाता है। इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ होल प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट वेट्स विच वुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस वेरियस कमोडिटीज इन द ग्रुप। ठीक है, कि हमारे पास ग्रुप में बहुत सारी जो है कमोडिटीज होंगी लेकिन उनकी प्राइसेस अलॉन्ग विद देयर वेट्स गिवन होंगी और वेट्स के साथ पता चलेगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज एविडेंट that all the commodities selected are not equally important. For example, eggs and coffee cannot be given the same importance as wheat and rice. आप ये देखें कि एग्स और कॉफी, व्हीट एंड राइस तो डेली बेस पे यूज होने वाली कमोडिटीज हैं, ठीक है जी। एग्स भी यूज होते हैं लेकिन कॉफी निस्बतन कम होती है, सिर्फ जो है विंटर सीजन में ज्यादा यूज होती है। व्हीट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉफी। इट इज देयरफॉर डिजायरेबल दैट व्हीट मस्ट बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस ऑफ ईच कमोडिटी। A sample survey should be conducted. देखिए अब हमारे पास इसी तरह से कि वेट्स को सेलेक्ट करने के लिए भी 2 जो है टाइप ऑफ इंडिसेस हैं। एक है अनवेटेड इंडिसेस जिसमें वेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली जो है अटैच नहीं होते, और एक है वेटेड इंडिसेस इन विच अप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन टू वेरियस आइटम्स, यानी हर कमोडिटी को उसके वेट के साथ जो है वो असाइन किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। The following table gives the production of cotton cloth। ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास क्या है
कि ईयर गिवन है 1954 से 1963 तक, और प्रोडक्शन भी हमारे पास गिवन है जिसमें 282 से लेके 681 तक आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू एक्सीड कर रही है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग 9040 एज बेस ईयर एंड एवरेज ऑफ 9058, 9059, 9060 एज बेस पीरियड। आप देखें हम इस चीज को भी सीख लेते हैं कि ये अगर इस तरह से आ जाए कि 3 इयर्स की एवरेज लेके या 4 इयर्स की एवरेज लेके उसका एज बेस पीरियड लेते हुए सॉल्व करें तो किस तरह से करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ उसी को, कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हम किस तरह से चलेंगे कि ये लिख रहा है एवरेज ऑफ 9058, ये है हमारे पास 9058 यानी 511, 9059 555, 9060 564, इनकी एवरेज लेके उसको एज बेस लेना है और तब हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप इसकी एवरेज लें, जो कि मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि आप एवरेज किस तरह से लेते हैं, क्योंकि मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, तो आप एवरेज लेंगे 9058 की क्या है, उसकी वैल्यू लिख लें 511 प्लस 555 प्लस 564 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज देख लेना 3 है। इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास एवरेज आ गई x बार आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 543.3। सही है। देखें अब किस तरह से करेंगे, हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है क्योंकि इधर उन्होंने हमें बता दिया है कि हमने किसको बेस पीरियड लेना है, 1954 को एज बेस पीरियड लेना है, यानी हमारे पास बेस पीरियड फिक्स है, तो हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 1954 के लिए जो है फर्स्ट आएगा हमारे पास 282 करंट और बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये 100 ही आ जाएगा। सही है। आप इधर प्राइस रिलेटिव का फार्मूला पहले सबसे लिख लें कि वो हमारे पास क्या है, Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद देखें आप 9055 के लिए आपने करना है, यानी कि 389 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 282 से, और 100 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 137.94। ठीक है, इसी तरह से आप करते जाएं तो आपके पास ये आंसर आते जाएंगे। आप ये देखें कि आपने खुद करके ये देखना है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 470 को डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, हर वैल्यू को अब इसी के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, 166.67, 181.21, 196.81। जैसे मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ आप भी साथ साथ करते जाएं और वेरिफिकेशन होती जाएगी। ये हमारी वैल्यूज ठीक आ रही हैं। 223.40, 234.75 एंड 241.49। आप खुद करके देखें कि आपकी लास्ट वैल्यू क्या आएगी, कि हम कर रहे हैं 681 डिवाइडेड बाय 282 मल्टीप्लाई बाय 100, 241.49 आ गई हमारी लास्ट वैल्यू। कि अब हमने क्या लेना है, इनको हमने इसकी एवरेज को एज बेस लेना है, और जो इसकी एवरेज हमारे पास निकली है वो क्या निकली है, वो हमारे पास वैल्यू आई है 543.33। ठीक है जी, अब आपने इसको एज बेस लेना है, यानी पहली वैल्यू जो आएगी हमारे पास 282 आएगी डिवाइडेड बाय 543.33। अब हर वैल्यू के नीचे यही आता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 51.9। ठीक, इसी तरह से आप इसको करेंगे, ये आ जाएगा 389 डिवाइडेड बाय 543.33 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 71.60। इसी तरह से ये सब करते जाएं 80.61, यानी अब आपके पास ये बेस है और ये आपके पास करंट ईयर है, इसको आप कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये आ गया। देन आप 470 के लिए जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86.50, 94.05
102.15, 103.80। देखिए ये टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हमने प्राइस रिलेटिव्स में क्या करना है और लिंक रिलेटिव्स में क्या करना है। जब आपको ये कहा जाएगा कि आपने चेन बेस्ड मेथड यूज करना है तो आपने हमेशा जो है वो लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, देन आप यूज करेंगे चेन बेस्ड मेथड। और अब इस मेथड में, इस एग्जांपल में हमने क्या यूज किया, फिक्स बेस्ड मेथड यूज किया है फॉर फाइंडिंग द प्राइस रिलेटिव्स। स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में देखें क्या है। सपोज राइस सेल्स एट रुपीज 9 kg at Lahore in 1995 as compared to rupees 4.50 kg in 1985. Find the index number of price in 1995 compared to 1985. स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इधर हमने किस चीज़ को कंपेयर करना है कि जो 1995 की प्राइस है उसको 1985 की प्राइस के साथ कंपेयर करना है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक ही सिंगल जो है वो कमोडिटी है जो कि क्या है, राइस, उसी की प्राइस को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है वो लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू Pn डिवाइडेड बाय P नोट मल्टीप्लाई बाय 100। देखें इसमें Pn क्या आ जाएगा, जो कि हमारा करंट ईयर है। अगर हम 2015 कहते हैं तो दिस इज आवर करंट ईयर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि 1995 को एज ए करंट ईयर लेके जो बेस ईयर लिया गया है वो 1985 को लिया गया है। सो हमारे पास Pn 1995 की राइस की प्राइस है जो कि क्या है हमारे पास, वो थी 9 kg, यानी 9 डिवाइडेड बाय, और बेस ईयर में 1985 में जो राइस की प्राइस थी वो थी 4.50 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर आएगा 200। मीन्स के हमारे पास जो, अगर हम परसेंटेजेस में देखें तो जो चेंज आया है वो क्या आया है कि 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100% जो है वो प्राइस में चेंज आ गया है फ्रॉम 1985 टू 1995। अब एक और क्वेश्चन को देखें। सपोज ड्यूरिंग द सेम पीरियड 1995 द राइस सेल्स एट ₹12, ठीक है, 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से राइस सेल हुआ इन दिल्ली। देयरफॉर द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट लाहौर कंपेयर टू प्राइस एट दिल्ली। ठीक है जी। अब क्या हम कर रहे हैं कि हम लोग लाहौर की प्राइस को, जो कि राइस की प्राइस है 1995 में, उसको कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली की प्राइस के साथ। तो 1995 में जो लाहौर में प्राइस रही थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी 9 थी हमारे पास। ठीक है, तो इसका भी प्राइस इंडेक्स उसी तरह से आ जाएगा कि Pn डिवाइडेड बाय P नॉट। तो हमारे पास जो Pn है वो क्या है, करंट ईयर। तो करंट ईयर या करंट जो हमारे पास सिटी है वो क्या है, लाहौर है, क्योंकि लाहौर को कंपेयर किया जा रहा है दिल्ली के साथ। अगर दिल्ली को लाहौर के साथ कंपेयर किया जाता तो पहले हम दिल्ली की प्राइस लिखते, देन हम लाहौर की प्राइस लिखते। अब है कि लाहौर को दिल्ली के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो मींस जो लाहौर में, ये देखें 1995 में लाहौर में जो प्राइस थी राइस की वो 9 रुपीज पर केजी था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि दिल्ली में वो 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम लोग जो कंपेयर करते हैं या बेस ईयर जो है 100 को लिया जाता है इंडेक्स नंबर में, तो हम ये करेंगे कि 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें कि स्टैटिस्टिक्स कनाडा रिजल्ट शो दैट द नंबर ऑफ फार्म्स इन कनाडा ड्रॉप्ड फ्रॉम 276548, यानी इतनी बड़ी ये फिगर है, इन 1996 टू एन एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेट किया गया उसकी ये रिजल्ट्स निकले हैं इन 2001। व्हाट इज द इंडेक्स फॉर द नंबर ऑफ फार्म्स
in 2001 based on the number in 1996। ठीक है जी। अब हमारे पास जो करंट ईयर है वो 2001 है और बेस ईयर जो है वो 1996 है। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे कि उसी तरह से हम लिख लेंगे कि अगर मैं इसका इंडेक्स लिखना चाहती हूं तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ फॉर्म्स in 2001 divided by number of forms in 1996 multiply by 100। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जो 2000 में वैल्यू थी वो क्या थी? डिवाइडेड बाय और जो हमारे पास इसमें आया है वो आया है 89.3% आया है हमारे पास। और अगर हम उसी तरह से चेंज निकालें कि द नंबर ऑफ फार्म्स इन कनाडा डिक्रीज्ड बाय कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? 89.3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.7% डिक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन्स द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन कनाडा डिक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग दी 5 years। क्योंकि 1996 टू 2001 तक हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर्म्स जो हैं वो कितने जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। स्टूडेंट्स देखें, मैंने जितना भी इस लेक्चर में आपको पढ़ाया है वो इंट्रोडक्शन था इंडेक्स नंबर का। अगर हम इंडेक्स नंबर को देखें तो सिंपली हम इंडेक्स नंबर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है रिव्यू बता रही हूँ। इंडेक्स नंबर इन एक्चुअल होता क्या है? अ नंबर डेट एक्सप्रेस द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू कंपेयर्ड टू अ बेस पीरियड। ठीक है, आप इंडेक्स नंबर को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अ नंबर an index number that express the relative change in price, quantity and value compared to a बेस ईयर और बेस पीरियड, इसको इंडेक्स नंबर कहा जाता है। आप ये देखें कि जो इस लेक्चर में पढ़ा गई हैं वो दो ही चीजें हैं। एक है प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स में प्राइस रिलेटिव्स बनाए हैं और लिंक रिलेटिव्स के मेथड को समझा है। अगर इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि सपोज करें 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 में जो हमारे पास मिल्क की प्राइसेस हैं वो इस तरह से हैं कि पहले 10 थी, फिर 15, 18, 19 और मे बी इट इज 22। ठीक है, अब जब हम इसका प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे कि हम ये सपोज करते हैं कि बेस ईयर हमारे पास ये है, बेस ईयर 2001। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। इसी तरह से हम 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अप टू सो ऑन हम यही करेंगे कि हमारे पास बेस ईयर चेंज नहीं होगा और ये सारे इसी तरह से इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रिलेटिव चेंज आया है मिल्क की प्राइस में ड्यूरिंग
2001 टू 2005। ठीक है जी, इसको ये कर लेंगे। अब सिंपली हमने लिंक रिलेटिव को बताना है कि लिंक रिलेटिव क्या है। लिंक रिलेटिव होता है कि करंट ईयर को हम प्रीसीडिंग ईयर के साथ कंपेयर करके बता रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स को। सपोज कर लेते हैं हम यही एग्जांपल कि हमारे पास 2001, 2, 3, 4 और 5 में जो मिल्क की प्राइसेस हैं वो इसी तरह से हैं। अब जब हम इसका फर्स्ट जो लिखेंगे वो तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा क्योंकि वो सेम ही होता है। उसके बाद करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। देन 18 डिवाइडेड बाय 10 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अब प्रीसीडिंग ईयर जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी इसके लिए ये ईयर बन जाएगा, इसके लिए ये और इसके लिए ये वाला ईयर आ जाएगा। मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 19 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 22 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास इस तरह से इनको कैलकुलेट करके लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है।